नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 5 इजी स्टेप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन हिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई व्यक्ति हासिल करना चाहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पैसिव इनकम का, जो आपने कई बार सुना भी होगा, किसी बुक्स में पढ़ा भी होगा, बट उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसको आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो प्रैक्टिकली, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहाँ पे सीखी हुई चीज स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, ये कोई थियोरेटिकल ज्ञान आज आपको इस वीडियो में देने नहीं जा रहा हूं, ये वो ज्ञान है जिसको फॉलो करके मैं अपनी लाइफ में 36 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया था। फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि जो भी आपका मन चाहे, आपका जो पैशन है, आपका जो हॉबी है, वो फॉलो करने की स्वतंत्रता बिना पैसे की चिंता किए। जब मैं कहीं पे भी सेमिनार में जाता हूं, कहीं पे एज ए स्पीकर स्पीच डिलीवर करने जाता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम पे, लोगों को पूछता हूं कि आपकी डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं। कोई कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना चालू कर दूं तो मैं अपने आप को कहूंगा फाइनेंशियली फ्री हो गया। कोई कहता है कि मेरा जो पूरा लोन है वो खत्म हो जाएगा तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानूंगा। कोई कहता है कि मैं हर साल एकदम लेविश वेकेशन एंजॉय कर पाऊं तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानूंगा। कोई कहता है कि मेरा जो अभी घर है वो छोटा घर है, मैं बड़े बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगा, तब जाके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कहूंगा। कोई कहता है मेरा छोटा गाड़ी है, उसकी जगह पे बड़ा कार जब मैं खरीदूंगा तब मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानूंगा। दोस्तों, ये सारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो अधूरी है या तो गलत है। रियल डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की? Having enough money to make decisions and choices that you want to make without having to worry about the money। पैसों की चिंता किए बिना आपको जो भी डिसीजन लाइफ में लेने हैं वो लेने की आजादी। मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, फाइनेंशियली फ्री बनना है, इसका मतलब यह है कि आपको आपको आपके जो एक्सपेंसेस है, आपके जो खर्चे हैं, उससे ज्यादा पैसिव इनकम का फ्लो बिल्ड करना पड़ेगा। पैसिव इनकम जब भी आपके एक्सपेंसेस से, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से, आपकी जरूरतों से ज्यादा हो जाएगी, तब आप कह सकते हो कि आपने सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया है। दोस्तों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम डिफरेंस क्या है? दोस्तों, एक्टिव इनकम यानी कि वो इनकम जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके इनकम जनरेट होती है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक या 7 बजे तक जॉब में जाते हो, सैलरी आता है, भले वो कितना भी बड़ा सैलरी है, मगर आपके जाने की वजह से, आपके एक्टिव रहने की वजह से आ रहा है, उसको कहेंगे एक्टिव इनकम। आपको डेली उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, पैसा आपको दौड़ा रहा है, इसका मतलब वो जो इनकम आ रहा है वो आपका एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? आपने एक बार एक सिस्टम बिल्डअप कर दिया या तो एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर दिया मेहनत करके, उसके बाद वो पैसा आपको और पैसा कमा के दे रहा है, आपको नया पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम दो जगह से आ सकती है दोस्तों। एक तो बिजनेस में से बिल्डअप हो सकती है। बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, भले आप जॉब नहीं करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो या आप कंसल्टेंट हो या इंटीरियर डिजाइनर हो, बट आपका काम जो है वो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मांग रहा है और इनकम आ रही है, तो उसको कहेंगे प्रोफेशनल इनकम, विच इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव इनकम। बिजनेस में से पैसिव इनकम जनरेट करने का मतलब क्या है कि ऐसा बिल्डअप बिजनेस करो जिसमें सिस्टम और टीम इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ या तो आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना भी वो पैसा आपको कमा के दे। अगर ऐसा बिल्डअप आप करते हो बिजनेस, तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम जनरेट करना। तो ये बिजनेस के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट करना ये हर किसी व्यक्ति का काम नहीं है। काफी सारे लोग हैं जिनके पास वो माइंडसेट नहीं है बिजनेस करने का, रिस्क लेने का, और उसको बिल्डअप करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है पैसिव इनकम जनरेट करने का? दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसिव इनकम बिल्ड किया जाए। जब आप शेयर में निवेश करते हो, उसमें से जो डिविडेंड आता है वो है पैसिव इनकम। जब आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो, उसका जो ब्याज आता है वो है पैसिव इनकम। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, उसको रेंट पे देते हो और उसका जो रेंट आ रहा है वो है पैसिव इनकम। तो आप इन्वेस्टमेंट में से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो।
तो इन्वेस्टमेंट में से पैसिव इनकम जनरेट करके फाइनेंशियली फ्री होना ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ जरूरत है एक अच्छे प्लान की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की। अगर आपके पास अच्छा प्लान हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो से। और जब वो पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगा तब आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हो। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप उस परिस्थिति में पहुंच जाए जब पैसों के लिए आप नहीं दौड़ रहे हो मगर आपके लिए आपका पैसा दौड़ रहा है और आपके पास इतना सफिशिएंट फंड हो गया है कि जिसमें से पैसिव इनकम आ रहा है जो आपकी जरूरतों को और लायबिलिटी को पूरा करने के लिए इनफ है, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। मैं आपको आज मैथमेटिकल फॉर्मूला सिखाऊंगा जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कितना कॉर्पस बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाए। अब ये कितना कॉर्पस बिल्डअप करने से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया जा सकता है, इसका आंसर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। हर व्यक्ति का इनकम अलग अलग होगा, खर्चे अलग अलग होंगे, जरूरतें अलग अलग होंगी, ड्रीम्स अलग अलग होंगे। उसके हिसाब से हर व्यक्ति का फाइनेंशियल फ्रीडम फंड कितना चाहिए फ्रीडम हासिल करने के लिए, उसका आंसर अलग अलग होगा। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप ये स्टेप बाय स्टेप चाहे तो लिख सकते हो और आप अपने लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को वीडियो देखते देखते ही बीच बीच में पॉज करके अपने खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति का जिसका एज है 35 और मान के चलते हैं कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80 ईयर्स। मतलब क्या है कि वो 80 ईयर्स तक जिएगा ऐसा अज्यूम करते हैं। मान लीजिए उसका महीने का घर का खर्चा है 35,000 और ये 35,000 का जो महीने का घर का खर्चा है वो सेम तो रहेगा नहीं, हर साल बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ महंगाई। और हम ये मान के चलते हैं कि एफडी में आज मिल रहा है, अब ये 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल रिटर्न आज 7 की जगह पे 6 करोगे या 7 की जगह पे 8 करोगे तो थोड़ा नंबर में चेंज आएगा। नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर्स। तो अगर इस व्यक्ति की बात करें तो उसके पास 1,41,00,000 रुपए होंगे, 1,41,00,000 रुपए होंगे तो उसमें से 7% इंटरेस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं और हर साल खर्चे 6% से बढ़ेगा वो अज्यूम कर रहा हूं। फिर भी 80 साल तक उसको कहीं से नौकरी करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात चल रही है। मतलब आज 35,000 का खर्चा अगले साल 6% से बढ़ेगा, उसके बाद वापस 6% से बढ़ेगा, ऐसे 80 साल तक बढ़ता जाएगा और वो उतना ही पैसा फंड में से निकालेगा जितना उसका खर्चा है। तो 1,41,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए। फिर मान लीजिए कि उसका 3 लोन चल रहा है, होम लोन 21 लाख का बाकी है, 4 लाख कार लोन बाकी है और 1.25 लाख रुपए का पर्सनल लोन है। तो ये सब 3 जितनी भी लायबिलिटीज है उसका टोटल लगा दे, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो वो होता है 26,25,000। मतलब अगर उसके पास 1,41,00,000 रुपए होंगे तो उसके घर के खर्चे का 80 साल तक टेंशन नहीं है और अगर उसके पास 26,25,000 और आ गए तो उसकी सारी लोन जो है वो चुकता हो जाएगी। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, बेसिक गोल्स। अब देखिए कुछ होता है गोल्स जिसको हम कह सकते हैं बेसिक गोल और कुछ होता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन इज समथिंग जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो मगर बेसिक गोल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि इसी व्यक्ति का एक चाइल्ड है, एक किड है जिसका एज है 3 साल या तो मान लीजिए कि 5 साल, चलिए 5 साल पकड़ के चलते हैं। अब 5 साल का उसका आज का एज है तो 2 और उसके बेसिक प्राइमरी गोल है। एक तो है वो जब बड़ा होगा अच्छी कॉलेज में उसको भेजना है, उसका फीस जो है वो बहुत बड़ा फीस चाहिए, उसके लिए उसको प्लान करना है, ये बेसिक गोल है। इंडियन कल्चर के अंदर आप इस गोल को अवॉइड नहीं कर सकते हो, बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी आज भी माता पिता का है। तो मान लीजिए कि आज अगर वो बड़ा होता तो 15 लाख की जरूरत होती, तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज 15 लाख की जरूरत है तो जब वो एक्चुअल में 20 साल का होगा, हायर एजुकेशन की उसकी एज आएगी, तब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। आज अगर 15 लाख है तो 15 साल के बाद जब वो बड़ा होगा तब 47 लाख रुपीस की उसको जरूरत पड़ेगी फीस पे करने के लिए। और अगर मान के चले कि आज मैरिज का जो एक्सपेंसेस है वो 20 लाख है और आज से 20 साल के बाद उसका मैरिज करना है, मैरिज आएगा तब इन्फ्लेशन की वजह से वही खर्चा बढ़ के हो जाएगा 93 लाख। अब वो 93 लाख आपको 20 साल में इकट्ठे करने और 15 साल में आपको 47 लाख इकट्ठे करने हैं। अब वापस इसका रिवर्स कैलकुलेशन करो,
मान लीजिए कि आप ऐसी किसी जगह पे निवेश करते हैं जहां पे 12% रिटर्न आपको मिल जाए। आपके पास आज अगर 8,70,000 रुपए होंगे तो वो उसके एजुकेशन के लिए इनफ हो जाएंगे। क्यों? वही 12% से बढ़ के 47 लाख हो जाएंगे आज से 15 साल के बाद। और अगर उसके पास 9,66,000 रुपए होगा, उसको वो निवेश कर देगा तो वो बन जाएगा 93 लाख। यानी कि इस दोनों चीज का मैं टोटल लगा तो 18,36,000 की उसको जरूरत पड़ेगी बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो पहले दो स्टेप में हमने जो गिनती किया था हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए फंड, दूसरा हमने गिनती किया था लोन चुकाने के लिए फंड, उसके अंदर ये अमाउंट ऐड कर देते हैं 18,36,000। तो टोटल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 1,86,00,000। जब उसके पास इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। क्यों? उसमें से 1,41,00,000 में उसकी जिंदगी निकल जाएगी, 26 लाख से लोन खत्म हो जाएगा और 18,36,000 आज निवेश कर देगा तो फ्यूचर में बच्चे के हायर एजुकेशन और उसकी शादी जो है वो उसमें से हो जाएगी। सो 1,86,00,000 इसको मान के चलते उसके फाइनेंशियल फ्रीडम फंड का टारगेट 1,86,00,000 इसके पास है तो आज ही नौकरी छोड़ के वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, आज ही रिटायर हो सकता है और अपना लाइफस्टाइल जो है अभी का उसको 80 साल तक मेंटेन कर सकता है। अब दोस्तों देखना ये पड़ेगा कि अगर ये हासिल करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा पहुंचना कहां पे है वो तो पता चल गया 1,86,00,000 पे पहुंचना है, मगर आज कहां पे है वो सेकंड स्टेप आएगा कि चेक करना है कि करंटली उसके पास कितना पैसा है। मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट में उसके पास 8 लाख रुपए पड़ा है, पीपीएफ में 5 लाख पड़ा है और म्यूचुअल फंड में 10 लाख पड़ा है, तो टोटल 23 लाख रुपए आज उसके पास है। मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 1,86,00,000 चाहिए, उसमें से 23 लाख उसके पास है। तो दोनों का आप अगर माइनस करोगे 23 लाख को 1,86,00,000 में से तो आपको मिलेगा डेफिसिट 1,63,00,000 जो है उसका टारगेट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। इतना पैसा उसके पास होगा तो वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। उसको सुबह उठ के नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस पे जाने की जरूरत नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो इनफ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 1,63,00,000 का जो उसका टारगेट है उसको हासिल करने के लिए आसान से आसान रास्ता क्या है। देखिए ये रास्ता आसान है मगर शॉर्टकट नहीं है। लाइफ के अंदर कोई भी आपको अच्छी चीज हासिल करनी है, कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो लेट मी टेल यू देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द लाइफ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से उसके पीछे भागना पड़ेगा। आज 35 साल की एज पे 23 लाख है तो एक चीज तो क्लियर है कि वो बंदा आज फाइनेंशियली फ्री नहीं है, उसको कुछ और साल मेहनत करके पैसा जोड़ना पड़ेगा और उस फंड को 1,86,00,000 तक लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है? उसको निवेश करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा कि रेगुलरली निवेश करके अच्छा रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे कमाए और ये जो फंड है उसको बिल्डअप करे। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ नियम जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन से नियम? कि इन्वेस्टमेंट जब भी करो, आप कहीं पे भी करो इन्वेस्टमेंट में से नॉर्मली 4 चीजें आपको चेक करनी चाहिए कि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नंबर 1 थिंग इज सेफ्टी। सेफ्टी उस इन्वेस्टमेंट में कितनी है, रिस्क कितना है, ये आपको चेक करना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब जब भी निवेश करोगे तो निवेश करने के बाद आपको अगर पैसा वापस चाहिए तो वो कितना आसानी से मिल सकता है। अगर ज्यादा आसानी से मिल सकता है वापस तो कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। फिर उसके अंदर टैक्स का कोई बेनिफिट है कि नहीं, और देन यू नीड टू ट्राई टू इन्वेस्ट इन सच ए वे कि आपको जितना हो सके उतना ज्यादा रिटर्न मिले। बिकॉज रिटर्न जितना ज्यादा होगा और आप कंसिस्टेंसी से जितना अमाउंट हर महीने लगाएंगे उतना जल्दी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होने वाला है। अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने नाम सुना होगा वॉरेन बफेट। इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, इन्वेस्ट करके अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक रूल्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई एम श्योर आप सबने नाम सुना होगा वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट ने कहा है कि 2 नियम निवेशकों को कभी नहीं भूलने चाहिए। कौन से 2 नियम? रूल नंबर 1, नेवर लूज द मनी, मतलब पैसा कभी गवाना नहीं है। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1, मतलब पैसा कभी गवाना नहीं है, पहला नियम। और रूल नंबर 2 कि पहला नियम कभी भूलना नहीं है। मतलब जब भी निवेश करो तब सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऐसी जगह पे निवेश करना है जहां पे सेफ्टी आपको मिले। सेफ्टी यानी कि पैसों को बचाना। किससे बचाना? रिस्क से बचाना। एक तो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क यानी क्या कि आपने जहां पे निवेश किया वो मार्केट डाउन हो गया, उसकी वजह से आपका पैसा कम हो गया। दूसरा रिस्क है वो है महंगाई का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क। मतलब
इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे का वैल्यू कम हो गया। आज 100 रुपए में आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, अगले साल आपको 100 रुपए की जगह पे वही चीज खरीदने के लिए अगर 110 रुपए चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 100 रुपए को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए मिनिमम 10% तो कमाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, तभी जाके वो अपना ताकत बचा पाएगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं तो उसमें से ज्यादा लॉजिकल आपको डेफिनेशन क्या लग रहा है सेफ्टी का? पैसा सेफ रखना या पैसे का ताकत सेफ रखना, क्या ज्यादा जरूरी है? दोस्तों दोनों ही ज्यादा जरूरी है। पैसा सेफ रखना भी जरूरी है, पैसे का ताकत सेफ रखना भी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने पैसा जो है वो तिजोरी में बंद करके रख दिया, 100 रुपए लॉकर में बंद कर दिया। आज से 10 साल के बाद आप उस लॉकर को ओपन करोगे, आपका पैसा तो सेफ होगा, बट क्या उस पैसे का ताकत सेफ होगा? नहीं। आज से 10 साल के बाद वो 100 रुपए का वैल्यू आज के मुकाबले काफी कम हो गया होगा। दोस्तों अगर आरबीआई का डेटा माने तो 1979 में जो 100 रुपए का नोट था, इन्फ्लेशन की वजह से आज उसका वैल्यू घट के 5 रुपए के आसपास हो गया। मतलब उस टाइम पे जो 100 रुपए का वैल्यू था वो 95% डेप्रिशिएट हो गया है। और उसके अंदर एक और इन्फ्लेशन जोड़ दो, जो आरबीआई भी आपको नंबर उसके नहीं बता सकती है, जिसकी वजह से आपके पैसे का वैल्यू और स्पीड से कम हो रहा है, जिसको मैं कहता हूं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपके और मेरे अगर पिताजी दादाजी की बात करें तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, उनके खर्चे बहुत कम थे। वो जब घर का खर्चा चलाते थे तो उनके लिए बेसिक नेसेसिटी थी, वो बहुत सिंपल थी, रोटी कपड़ा और मकान। और आपके और मेरे लिए बेसिक नेसेसिटी और हमारा लाइफस्टाइल हो गया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब उनको बेसिक लाइफ जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती थी। आज हमें 3 की जगह पे 30 चीजें बेसिक नेसेसिटी में चाहिए। हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वाईफाई चाहिए, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी जो है वो बेसिक नेसेसिटी में आ रही है। तो इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं दोस्तों 2 तरीके के इन्फ्लेशन से आपको आपके पैसों को बचाना पड़ेगा। कौन से 2 इन्फ्लेशन? एक तो है प्राइस इन्फ्लेशन और दूसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी लाइफ में आप कितना इन्फ्लेशन फेस कर रहे हो वो अगर आपको चेक करना है तो आप ये रूल ऑफ 72 इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं थंब रूल ऑफ 72 भी कहता हूं। आप 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स लिखो, जितने साल के अंदर आपका खर्चा डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका महीने का जो घर का खर्चा है वो 5 साल में डबल हो रहा है तो आपको क्या करना है? 72 डिवाइडेड बाय 5, और जो नंबर आता है वो है आपका रियल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट के आंकड़े अगर आते हैं इन्फ्लेशन 4% है, 5% है, मगर आपका खर्चा 5 साल में डबल हो रहा है तो आपके लिए इन्फ्लेशन 14-15% का है। सो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना है कि आपका रियल लाइफ में इन्फ्लेशन क्या है। अगर आपका खर्चा 5 साल में डबल हो रहा है तो आप इन्फ्लेशन जो फेस कर रहे हो वो है 14%। और ये मैं सालाना कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं जब इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपके महीने का घर का खर्चा अगर 6 साल में डबल होता है तो आपके लिए रियल लाइफ में इन्फ्लेशन जो है वो है 12%। आपके महीने का खर्चा अगर 7 साल में डबल होता है आपके लिए रियल इन्फ्लेशन है 10.23%। दोस्तों तो सबसे पहले तो आपका खुद का ये नंबर क्या है इन्फ्लेशन का वो चेक करिए। अगर आपका इन्फ्लेशन का नंबर है 12%, इसका मतलब आपको इन्वेस्ट करने के बाद अगर लॉन्ग टर्म में 12% नहीं मिलता है ऑन एन एवरेज अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो पैसा तो सेफ है मगर पैसे का वैल्यू सेफ नहीं है। तो ये था इन्फ्लेशन का रिस्क। अब मार्केट का रिस्क समझते हैं। मार्केट का रिस्क यानी कि आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, मार्केट नीचे आ गया। मान लीजिए आपने इक्विटी में लगाया, शेयर में लगाया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया, उसके बाद सेंसेक्स नीचे आ गया, आपके शेयर का प्राइस नीचे आ गया या तो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी नीचे आ गया, उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो गया। इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क को चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं, खास करके जब इक्विटी की शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट रिस्क क्या होता है, कितना होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 12 से 15% आपकी रियल लाइफ में आप फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दी बेसिक इन्फ्लेशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, तो एक चीज तो तय है दोस्तों कि आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके इन्फ्लेशन से फाइट कर पाओगे। तो इक्विटी में जो रिस्क है वो आज समझने की कोशिश करता है, गिनने की कोशिश करता है। सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में, 31 मार्च 1979 वाज द बेस ईयर डेट फॉर द सेंसेक्स। कुछ लोग 1 अप्रैल कहते हैं, मतलब एक दिन का आगे पीछे, इट्स फाइन, बट 100 रुपए का सेंसेक्स 31 मार्च 2020 को अगर देखा जाए, राइट, उसको 41 साल कंप्लीट हुए, ये 42nd ईयर उसका चालू है, 41 साल का उसका ऑलरेडी एज हो चुका है। ये 41 साल का मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको दिखाता हूं कि सेंसेक्स में इक्विटी में रिस्क क्या है, कितना है। तो चलिए मैं आपको रिस्क की बात करता हूं। पहले बात करते हैं एक साल में कितना रिस्क है। एक साल में कितना रिस्क है का मतलब क्या है कि 1979 में सेंसेक्स जब चालू हुआ उसका जो बेस ईयर था
उस दिन आपने सेंसेक्स बाई कर लिया और एक साल के बाद आपने सेंसेक्स बेच दिया। 1980 में आपने सेंसेक्स खरीदा और 81 में बेचा, किसी ने 81 में खरीदा 82 में बेचा, तो ऐसे एक एक साल के 41 पीरियड है दोस्तों, जिसमें से 14 बार नुकसान हुआ है। ध्यान से सुनिएगा ये नंबर, 14 बार नुकसान हुआ है और 27 बार फायदा हुआ है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक साल के लिए आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा जो है वो गंवाने के चांसेस, उसमें नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। यानी कि 3 बार निवेश करोगे तो 3 में से 1 बार पैसा गंवाने के चांसेस और 2 बार कमाने के चांसेस है। इट्स अ हाई रिस्क। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इन 1 ईयर इन स्टॉक मार्केट इज 1/3। 1/3 का प्रोबेबिलिटी पैसा लूज करने का, इट्स हाई रिस्क। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूं लोगों को इक्विटी में कभी एक साल के लिए पैसा लगाना नहीं चाहिए। इक्विटी रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टमेंट में 1 ईयर इज वेरी शॉर्ट टर्म एंड वेरी रिस्की फॉर इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसी एक साल के पीरियड को अगर मैं 3 साल में कन्वर्ट कर दूं, मतलब क्या, 1979 में अगर पैसा लगाया था तो उसको 3 साल के बाद सेंसेक्स को बेचा 1982 में, किसी ने 1980 में खरीदा तो 83 में बेचा, 1981 में खरीदा तो 84 में बेचा, तो 3-3 साल के हमारे पास 39 ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, और 39 ऑब्जर्वेशन में से 7 नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ, 39 में से 7 बार नुकसान, 32 बार फायदा। आपके नुकसान का प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गया, 3 साल में रिस्क कम हो गया। वही चीज को अगर 5 साल में ले ले तो 5-5 साल के 37 पीरियड है। 1979 से 84, 80 से 85, 81 से 86, 82 से 87, ऐसे 5-5 साल के पीरियड में से सिर्फ 3 नेगेटिव है, 34 पॉजिटिव। मतलब 12 में से 1 बार नुकसान होगा, 11 बार फायदा होगा। तो रिस्क आपका काफी कम हो गया। वही चीज अगर 12 साल में कन्वर्ट कर दो तो 12 साल का ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसके अंदर नुकसान हुआ। 15 साल की बात करो तो 15 साल के जितने भी पीरियड है उसमें कभी भी नेगेटिव रिटर्न सेंसेक्स में नहीं आया है। दोस्तों मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल करना है तो पैसा बचा के एक कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा और पैसा बचा के उसको निवेश करना पड़ेगा, उसको सेफ रखना पड़ेगा इन्फ्लेशन के सामने। उसके लिए आपको रिटर्न जो चाहिए वो उतना मिनिमम होना चाहिए जो आपके पर्सनल इन्फ्लेशन से ज्यादा है, जो इक्विटी में मिल सकता है। बट इक्विटी में याद ये रखिएगा कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो रिस्की है, और उस रिस्क को कम करने के लिए पहला नियम है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, जिस पैसे की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगले 1-2-3 साल में, उसको सेफ रखना है, डेट एसेट क्लास में लगाना है। लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो इक्विटी में लगाना है। और आपको इसके अलावा भी काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आपका इनकम कितना है, आपका लायबिलिटी कितना है, वो हम दूसरा एक फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक नया और वीडियो बनाएंगे। एसेट एलोकेशन पे एक तीसरा वीडियो प्लान कर रहे हैं। वो वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किसका कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए। आज उस फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा के जल्दी कॉर्पस इकट्ठा करना है। इक्विटी इज दी आंसर। तो इसीलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। करना क्या है आपको, इन्वेस्ट करके करना क्या है आपको कि आपकी जो कमाई हो रही है उसमें से आपका जो खर्चा है, राइट, उसको निकाल के नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं लोगों को कहता हूं अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आप जो कमा रहे हो उसमें से एक सेविंग का फिक्स पोर्शन आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए साइड में करो, उसको इन्वेस्ट करो, बाद में जो बच रहा है उसमें अपना घर चलाओ, तो आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। और उसमें भी अपना पैसा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करोगे, तो चांसेस आपके और बढ़ जाएंगे कि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। और म्यूचुअल फंड से रेगुलर इन्वेस्ट करके आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो बेस्ट तरीका जो है, माध्यम है, वो है एसआईपी। एसआईपी वर्ड आप सबने सुना है। एसआईपी कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम नहीं है दोस्तों। एसआईपी नाम का कोई स्कीम म्यूचुअल फंड में नहीं है। एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जरिया है, जहां पे आप अपना एक फिक्स अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाते हो एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जो ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट हो जाता है और आपकी उस स्कीम में निवेश हो जाता है। हर महीने पैसा निवेश करने से फायदा क्या होता है, कंसिस्टेंसी से आप अगर रेगुलरली इसको लंबे समय तक करते हो तो वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रांग बनाता है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज दी की। और कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी मार्केट नीचे होगा, तो आपका जो रिस्क है वो भी एसआईपी में एवरेज आउट हो जाएगा। दोस्तों आपने ब्रूसली का ये शायद कोट कहीं पे सुना होगा, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। यही फंडा काम में आता है। कोई भी एक चीज आप बार बार करते जाओ तो उसके अंदर जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत पावरफुल मिलता है। तो आपको भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, पावरफुल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो आपकी एक चीज को, ये एसआईपी या तो इन्वेस्टमेंट हर महीने फिक्स करना, वो डिसिप्लिन का जो प्रोसेस है उसको बार बार करते रहना है। कब तक? जब तक कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो नंबर है वो हासिल ना हो जाए दोस्तों।
एसआईपी की बात करें दोस्तों, एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक जरिया है। वैसे काफी लोग डेट म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जरिया है। एसआईपी इटसेल्फ इज नॉट अ स्कीम। एसआईपी का अगर आप लंबे समय का परफॉर्मेंस देखोगे, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म का अगर परफॉर्मेंस देखोगे इंडस्ट्री के कोई भी फंड उठा के, तो आप एक चीज तो समझ जाओगे कि 1-2 साल 3 साल के अंदर एसआईपी में कभी अच्छा रिटर्न मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। पर आप 10 साल 15 साल 20 साल की जब बात करोगे, तब वर्स्ट परफॉर्मेंस स्कीम भी जो है वो आपके जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है लाइक एफडी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, उसको तो काफी अच्छे तरीके से बीट पास्ट में किया है और आने वाले समय में भी उसको बीट करे उसका संभावना काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो उसका की क्या है, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स करिए और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिसिट क्या है उस नंबर को फाइंड आउट करिए, और फिर उस नंबर को हासिल करने के लिए रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करते रहिए। प्लान योर फाइनेंशियल फ्रीडम, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, टॉक टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और ये सारी जो गिनती है, जो कैलकुलेशन है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लीजिए। मैं न तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं न तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, आई एम एन एजुकेशन प्रोवाइडर। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेन करता हूं, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करता हूं। इसमें अब एग्जैक्टली कौन सा स्कीम लेना है, कितना रुपया कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कितना आपका खुद का पर्सनल इन्फ्लेशन है, कितना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डेफिसिट आएगा, वो सारी गिनती करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक का सलाह लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिएगा। म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है वो आपके सूटेबल कौन सी रहेगी वो जानने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सलाह लीजिएगा, और प्लान आज ही करिएगा। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।